In Dalton's model, atoms was considered as hard, dense, and smallest individual particles of matter, meaning it cannot be destroyed or created. Means इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता. ओके, सो डाल्टन्स ने बोला कि एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट एंड डेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता. मीनिंग यह है कि उस इतने छोटे पार्टिकल्स को क्या उसके बाई टू बाई फोर नहीं किया जा सकता. बेसिकली हमने एक ब्रिक का एग्जाम्पल लिया था कि ब्रिक को बाई टू करते जाइए, उसको डिवाइड बाई टू करते जाइए, एट लास्ट में वो एक पाउडर फॉर्म में हो जाएगा. एंड पाउडर फॉर्म के एक पार्टिकल जो होगा, उस पार्टिकल्स को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड. ओके, सो ये डाल्टन्स का मॉडल था. ओके, एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, and as well as we can say that the x-rays. Okay, different type of particles when discovered, that means Dalton model discarded. Okay, completely discarded. Okay, next in this series coming about like Thomson models. Okay, J.J. Thomson models. J.J. Thomson model means, say that the Thomson model, according to Thomson, atoms is electrically neutral. Okay, according to Thomson, atoms is electrically neutral and it contain positive as well as negative charges. Okay, atoms के अंदर positive and as well as negative charge होंगे. Okay, according to Thomson's, atoms is uniform sphere of positive charge and electron are embedded in it. Meaning ये है, ये मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल्स. ओके, हमने देखा था कि एटम्स जो है वो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द लार्जर पार्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइक जैसे वाटरमेलन होता है ना, जस्ट लाइक वाटरमेलन, द पॉजिटिव चार्ज इज, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है वाटरमेलन में? Seeds. पॉजिटिव चार्ज नहीं, निगेटिव चार्ज सीड्स होते हैं. लेट मी शो यू. निगेटिव चार्ज आपका सीड्स होता है, आप लोग भूल गए हो शायद. देखो, निगेटिव चार्ज आपका सीड है एंड पॉजिटिव चार्ज आज अ पल्प ऑफ वाटरमेलन. क्लियर? दिस दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड पल्प, प्लम पुडिंग मॉडल. ओके, और वाटरमेलन मॉडल. ओके, नेगेटिव चार्ज आपके सीड्स होते हैं, बेसिकली जो आपके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, दैट इज द नेगेटिव चार्ज. ओके, नेक्स्ट इन दिस सीरीज वी आर डिस्कसिंग अबाउट, लाइक हम लोग एक मेथड डिस्कस कर रहे थे. वो कौन सा मेथड था? रदरफोर्ड स्कैटरिंग मेथड. ओके, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग मेथड में बेसिकली आपको समझना है. ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखाने वाला. बेसिकली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दैट फॉइल. ओके, all of you understand that this is the AU plate. AU means gold plated. All of you muted down बेटा, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बिकॉज अननेसेसरी नॉइस हो रही है. ओके, दैट इज द गोल्ड फॉइल या गोल्ड प्लेट. ओके, जो आपका ये स्क्वायर पार्टिकल दिख रहा है, ये आपका गोल्ड प्लेट है. ओके, एंड ये आपका जेडएनएस का स्क्रीन लगा हुआ है. जब इससे अल्फा पार्टिकल्स जाते हैं, हम लोग इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स डालते हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इससे पास कर जाते हैं. समझ में आया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं. ओके, बेसिकली वी कैन से दैट most of the alpha particle pass through the foil. Okay, and some of them are deflected through a small angle. कुछ ही alpha particles होते हैं that deflected into a small angle. Okay, and very few, like 1 in 20,000, very few particles. फर्स्ट है आपका most of them. क्या होता है बेटा? Pass without deviation. Yes.
deflected in a small angle, few, 1 in 20,000. Okay, few were deflected at a large angle. क्लियर है, समझ में आया? These are the result of alpha part, sorry, Rutherford scattering experiment. Okay, these are the major three results. Okay, now based on these results, we have concluded, yeah, we have drawn the conclusions of Rutherford model. Conclusion क्या था बेटा, ध्यान से सुनो conclusions. Okay, the atoms of an element consist a small positive charge, yeah, positively charged, that is called nucleus, which is situated at the center of atoms and carry almost the entire mass of the atoms. Okay, उसने क्या बोला, बेसिकली इसको हमने another फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ किया, तो क्या बोला, atoms of an element consist the positively part. Okay, conclusion number one, atoms consist positively part at the center, that is called, क्या बोलते हैं बेटा इसको, nucleus. Okay, which is situated at the center and carries almost entire mass of the atoms. That means carry entire mass of atoms. ये समझ में आया? क्लियर ऑल ऑफ यू? बेसिकली एंटायर मास क्या होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके बाहर होते हैं. समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर ना? गुड. ओके, सो ये चीज तो आपको समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट इन दिस सीरीज, the n electron rotate around the nucleus since very few alpha particles like 1 out of 20,000 are returned back. It means that the size of nucleus is very small and very rigid. Basically अगर मैं बोलूँ, इलेक्ट्रॉन्स आपके रोटेट करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स वेरी फ्यू पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. समझ में आया? कुछ पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. नाउ उसने बोला कि एक सॉलिड और डेंस मटेरियल आपके क्या है, रिजिड मटेरियल और डेंस मटेरियल एक एट द सेंटर पे है. दैट इज वाई ये आपका 180 डिग्री पर वापस आ रहा है ये चीज, या ये यहाँ से जाकर के यहाँ वापस आ रहा. क्लियर? ये चीज समझ में आया? सो बेसिकली वी कैन से दैट एट द सेंटर आपका एक सॉलिड और रिजिड पार्टिकल्स, रिजिड पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. Next, the third conclusion drawn like that, the order of diameter of an element, that is 10 power minus 10 meter or 1 angstrom. Okay, उसने बोला that second आपका ड्रॉ हो गया. थर्ड है 10 पावर माइनस 10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम. किसका है बेटा ये ऑर्डर? diameter. किसका diameter? Diameter of an atom. Okay, the order of diameter of an atom is 10 power minus 10 meter, or you can say that 1 angstrom. And of the nucleus, ये आपका किसका है बेटा? एटम्स का है. अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, दैट मीन्स न्यूक्लियस इससे छोटा होगा ना. ये अगर मैं आपसे पूछूं, नाउ यू टेल मी 10 पावर माइनस 10 or 10 power minus 15, which is greater than which, whose? 10 power minus 10. 10 पावर माइनस 10 ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ये आपका पूरा एटम्स का रेडियस ऑर्डर है, और सॉरी डायमीटर ऑर्डर है, एंड दैट इज न्यूक्लियस डायमीटर ऑर्डर. ओके, तो न्यूक्लियस के लिए उसने बोला 10 पावर माइनस 15 मीटर होता है,
न्यूक्लियस के लिए 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस, दिस इज फॉर एटम्स। ओके, ऑर्डर किसका है बेटा, ये डायमीटर का ऑर्डर है। ओके, बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये पूरा आपका एटम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 10⁻⁻10 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10⁻⁻15 है। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आया? Yes, sir. गुड। ओके, नेक्स्ट, ये आपकी मेजर 3 कंक्लूजन्स है जो ड्रॉन किए गए। इसी के बेस्ड पर आप और भी बना सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो इन वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी सेल, आप एनर्जी सेल में रेडियस निकाल सकते हो। ओके, सो दीज आर द मेजर कंक्लूजन फॉर द रदरफोर्ड मॉडल्स। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजन फॉर फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल के लिए क्या रीजन थे जिससे वो फेल हुआ? ओके, प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा। ओके, आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को, अदरवाइज आई हैव टू म्यूटेड टू, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। नाउ what are the different type of reason that for failure of Rutherford model? ओके, रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर होने के लिए कौन कौन से टाइप के रीजन थे? हु कैन टेल मी? एनीवन? नाउ आई एम टेलिंग टू यू लाइक दैट, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल के जस्ट बाद आपका ईएम थ्योरी आई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जैसे ही EM थ्योरी आई, according to EM theory, when a charged particle moved with acceleration, they emit energy in the form of electromagnetic radiation. Basically उसने बोला a charged particles move with an acceleration, एक चार्ज पार्टिकल है जब एक एक्सेलरेशन में मूव करेगा, that means they emit energy in the form of electromagnetic radiation. That means according to Rutherford model, electrons are revolving around the nucleus and emit the energy in the form of electromagnetic radiation. समझ में आए सबको? देखो ध्यान से सुनो, मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव अराउंड मूव्स विद एक्सेलरेशन, अराउंड में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, दैट मींस स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तभी तो एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन वहां पर जीरो है ना। इतना तो फिजिक्स में जानते होगे ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, यही होता है ना एक्सेलरेशन। हाँ सर। Okay, so that means a charged particles move with acceleration. They emit energy in the form of electromagnetic radiation. Means वो energy emit करते हैं in the form of in electromagnetic रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं मैं बताऊंगा इसके बाद में। ओके, जस्ट आप समझ लो फेलियर होने का रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन्स या कोई पार्टिकल्स मूव करता है विद एक्सेलरेशन, दैट मींस दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रदरफोर्ड ने क्या बोला? देखना बेटा, रदरफोर्ड सेज दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड लाइक दैट, इस तरीके से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर रहा है। ओके, ये दिख रहा है ना सबको फिगर? अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो आप, ओके नाउ according Rutherford model के according, electrons are revolving around the nucleus and emit energy in the form of electromagnetic radiation. That means as a result of which electron loss energy continuously and should collapse on the nucleus following a spherical path. Rutherford model failed to explain the stability of atoms. Basically उसने बोला जैसे ये है रदरफोर्ड मॉडल ने इस इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर एवॉल्व कर रहा है, बट ईएम थ्योरी क्या बोल रही है? एक चार्ज पार्टिकल जब ऐसे एवॉल्व करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, एमिट आउट करेगा। तो सोचो, रदरफोर्ड ने बोला कि ये अराउंड अराउंड घूम रहा है, तो आप ईएम थ्योरी के अकॉर्डिंग सोचो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है,
दैट मीन्स उसकी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो वो नीचे आएगा ना, इसका अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ओके। सो इसके एनर्जी इस तरीके से एनर्जी लॉस करता रहेगा। एनर्जी लॉस, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आपका कोलैप्स कर जाएगा, मींस न्यूक्लियस पे आपका गिर जाएगा। ओके। सो रदरफोर्ड मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। रदरफोर्ड मॉडल ने ये नहीं बता पाया कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है अपने सेल पर। उसने बोला, एक्चुअल में आप ये जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्टेबल रहता है, बट रदरफोर्ड ने ये स्टेबिलिटी के रीजन नहीं बता पाया। एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि ईएम थ्योरी तो बोलती है ऐसा कि ये इस पे ऊपर गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड बोला, भाई मुझे नहीं आइडिया ये टिका क्यों है या रुका क्यों है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? फिर से सुनो। देखो रदरफोर्ड ने बोला जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स ये आपका न्यूक्लियस पार्ट है। ओके। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपका मूव ऑन कर रहा है। ओके। इलेक्ट्रॉन्स इसी सेल में रहता है। ये रदरफोर्ड ने बोला तो, बट रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों इसी सेल में रहता है। एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला कि अगर ईएम थ्योरी हम कॉन्सेप्ट लगाएं, दैट मीन्स एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस करेगी। जब एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस करेगी तो एक टाइम पर ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, कोलेप्स कर जाएगा। रदरफोर्ड बोला, भाई मुझे नहीं आइडिया ये इधर पे क्यों टिका रहता है, बट मुझे इतना आइडिया है कि ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, मीन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इतना उसे आइडिया था। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। गुड। रदरफोर्ड को कितना बताया, कितना पता था उसको? इतना पता था सिर्फ चक्कर लगाता है राउंड एंड राउंड। ओके। टिका क्यों है, किस तरीके से वहां पर स्टेबल है, मींस he cannot explain, Rutherford model failed to explain the stability of Rutherford model fail to explain stability of atoms. Okay, atoms की stability explain नहीं कर पाया। ओके। नाउ सेकंड, इसी सीरीज में, if electron loss energy continuously, the observed spectrum may be continuous, but it will consist of well defined line of defined frequency. Hence the loss of energy by the electron is not continuous at an atom. बेसिकली समझना, इसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके एनर्जी लॉस करते हैं कंटिन्यूसली, दैट मीन्स वहां पर एक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। याद रखना, जब कोई एटम्स एनर्जी लॉस करता है तो वो एक कलर शो करता है। हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एनर्जी लॉस करेगा, ये एनर्जी एमिट आउट करेगा तो एक स्पेक्ट्रम शो करेगा। ओके। दैट मीन्स इट विल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जब एनर्जी आपका कोई भी पार्टिकल्स एनर्जी यहाँ पर क्या करेगा, इमिट आउट करेगा, दैट मीन्स वो एक कलर की वेवलेंथ शो करेगा। दैट मीन्स जिस कलर की वेवलेंथ शो करेगा उस डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। होगी कि नहीं होगी? डिफरेंट डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से सपोज मैं रेड कलर निकाल रहा हूँ तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होगी और रेड कलर की वेवलेंथ भी होगी। तो एक डेफिनेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? दैट मीन्स हेंस लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूअस इन एन एटम। मीन्स कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होता है वो कंटिन्यूसली नहीं रहता है। ये एक फेल्ड सेकंड फेलियर था उसका, रदरफोर्ड का। समझ में आया? जी सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो रदरफोर्ड मॉडल का रिजल्ट एंड कंक्लूजन आपका क्लियर हुआ ना। अभी मैं बात करता हूँ ईएम रेडिएशन। जो ईएम रेडिएशन होता है वो क्या होता है? ईएम रेडिएशन जिससे मैं अभी तक एक्सप्लेन करता आया हूँ, ये ईएम रेडिएशन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। ई मीन्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन।
अभी मैंने बताया जस्ट, क्या बताया? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव विद एन एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिखो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्या बेटा? EM radiation means electromagnetic radiation. Okay, क्लियर है? नाउ EM रेडिएशन होता क्या है? इसमें क्या होता है बेटा, एक EM वेव से निकलती है। वेव क्या होती है? वेव क्या होती है? वेव क्या होती है, इतना याद रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल EM वेव आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, ये एग्जाम में पूछ जाता है। EM वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, ना किस तरीके से होता है बेटा, ये ध्यान दो पहले। ये चीज क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव में आगे बढ़ती हैं। अभी यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। टर्म्स ये हैं, ये याद रख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज को क्या बोलते हैं बेटा? एनीवन? एम्पलीट्यूड। ओके, एंड फ्रॉम हेयर टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो, जो आपके टॉप पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं क्रेस्ट। ये आपके जो पार्ट हैं दैट इज क्रेस्ट। ओके, एंड दीज आर द बॉटम पार्ट, क्या बोलते हैं बेटा इनको? ट्रो। ओके, तो टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो के बीच की जो डिस्टेंसेस होती है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा इज, लैम्डा क्या है बेटा? Wavelength. वेवलेंथ। वेरी गुड, लैम्डा। ओके,
यहाँ तक समझ में आया? एंड द डिस्टेंस नाउ, अभी आपको बताना है क्वेश्चंस टू यू। Sir, screen is not visible. द डिस्टेंस बिटवीन Yes. टू, यस, Yes, sir. Screen is not visible. ओके ओके। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो मैंने अभी बनाया, मैं इसको हाईलाइट कर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बताओ क्या होगा बेटा? लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, क्या होगा? 1 by lambda. 1 बाई Lambda. Lambda. लैम्डा बाई 2, lambda upon 2. वेरी गुड, ओके, that should be lambda by 2. Now you tell me the distance between these 2 points. Lambda by 2. 2 or 4? हाँ yes sir. 4 होगा, that is lambda by 4, that is also lambda by 4, that is also lambda by 4, that is also lambda by 4, okay? तो कितने सेक्शन? फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन मिलकर के द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर मिलकर के लैम्डा बाई लैम्डा बनेगा कि नहीं बनेगा? लैम्डा बाई 4 है आपका, इंटू 4, लैम्डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes यस sir. और नो? ओके। सो आप कहीं पर भी किसी भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट के डिस्टेंस निकालो, आपको एग्जाम में आता है कभी कभी, ध्यान से देखना, येलो कलर से लिख रहा हूं मैं। नाउ टेल मी, आपको ये निकालना है फ्रॉम हेयर, इस पॉइंट से लेकर के, अभी आप बताना मुझे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? Lambda. लैम्डा, वेरी गुड। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के आपका इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लैम्डा है, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस भी आपकी लैम्डा होगी। मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो नीचे आप इसको इंक्रीज कर लीजिए, इस पॉइंट से लेकर के आप इस पॉइंट तक की डिस्टेंस भी लैम्डा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लैम्डा होगा, ओके? 2 कंसेक्यूटिव और सिमिलर पॉइंट, सिमिलरिटी देखना चाहिए बेटा, उनके बीच की डिस्टेंस आपकी ऑलवेज लैम्डा होती है। किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं, ऐसा नहीं कि मैंने 2 क्रेस्ट और टो के बीच की डिस्टेंस बताई तो लैम्डा है। आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, दैट इज जो दिखने में आपके सिमिलर हो, वो आपका क्या होना चाहिए? डिस्टेंस बीच की आपकी लैम्डा होती है। एग्जाम में जेई में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, ऐसा पॉइंट बना रहेगा कि आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो आपको निकालो, इस तरीके से आपका फिगर बना रहेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने तो आपका ट्रो बताया था, हमको क्रेस्ट बताया, बट सर ने कभी ये नहीं बताया कि बीच की डिस्टेंस या बीच की लैम्डा कैसे निकालते हैं, तो वो भी आपका लैम्डा ही रहने वाला है। गॉट इट? समझ में आया? ये जेई में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है लास्ट फ्यू ईयर्स में। क्लियर? हाँ sir. ओके ओके। सो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेवलेंथ की, इंटेंस किसी भी जो आपकी वेव होती है उसकी इंटेंसिटी होती है, दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। कुछ टर्म्स हैं, आपको वो टर्म्स आप नोट डाउन करो। इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए आपका दैट इज एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। इंटेंसिटी इज दैट कि कितना इंटेंसिटी से आपका आता है। कभी आपने देखा बहुत तेज धूप पड़ती है, धूप लगती है ना आपको, दैट मीन्स इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जो आपकी वेव्स निकल के आती है ना सन से, यही आपकी वेव्स होती हैं, ओके? इसको मैं भी बताऊंगा कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ओके? तो इंटेंसिटी is proportional to amplitude square. This is first one, okay?
सेकेंड वन द फ्रिक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं। ओके इसको बोलते हैं न्यू। न्यू इज इक्वल टू 1 t। न्यू इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जानते हो बेटा क्या होता है? The next terminology that is called lambda। lambda क्या होता है बेटा? चलो मैं लिख देता हूँ अभी। फ्रिक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। फ्रिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी it is defined as a number of waves per unit time। अगर मैं कभी बोलूं कि एक ईएम वेव्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 2600, फ्रीक्वेंसी आपकी 2600 है। फ्रीक्वेंसी एफ बोलो या आप न्यू बोलो, एक ही चीज है। फ्रीक्वेंसी 2600 है। व्हाट इज द मीनिंग दैट? इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग क्या होगा बेटा इसका? इसका मीनिंग ये है 1 सेकेंड में आपका 2600 वेव्स पास हो जाते हैं। दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ये है। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? ध्यान हाँ से, सर। ओके ध्यान से समझते जाओ। ओके 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम दिया रहेगा आपका, फ्रीक्वेंसी दी रहती है। फ्रीक्वेंसी आपकी 1/सेकेंड या हर्ट्स में दी रहती है। इसका यूनिट लिख लो यहाँ पर, यूनिट यूनिट 1/सेकेंड और हर्ट्स। ओके 1 हर्ट्स। कभी हर्ट्स की बात आए, हर्ट्स क्या होता है? हर्ट्स का मीनिंग है आपका 1/सेकेंड। ओके अगर 1/मिनट लिखा रहेगा दैट मीन्स वो आपका हर्ट्स नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ सर। गुड। नेक्स्ट इन दिस सीरीज आपका आता है टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड के बारे में भी लिख लीजिए अभी। द टाइम पीरियड, the time taken by vibrating particles to complete one full oscillation। जो आपका oscillations होता है, या आप एक साइकिल समझ लीजिए। ओके एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है किसी भी पार्टिकल्स को, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके फुल वेव कंप्लीट करने के लिए, चलो मैं आपको लिखता हूँ, द टाइम टेकन vibrating particle to complete oscillations or to complete one full wave is called
टाइम पीरियड। समझ में आया? टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी बेटा? सेकंड। अगर मैं बोलूं बेटा देखो एक फुल वेव कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो एक फुल वेव आपका यहाँ से यहाँ तक चलता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो देखो यहाँ से ये फिर से पार्ट रिपीट होने लगा ना। Yes, sir. हाँ सर। ना हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड, ये आपका वन वेव कंप्लीट हो चुका। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आप दूसरे तरीके से पढ़ रहे हो, आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि फ्रॉम हेयर, लाइक फ्रॉम हेयर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो वो भी एक ही चीज है। आप समझ में आया? हाफ पोर्शन ऊपर है आपका, हाफ पोर्शन नीचे है, दैट मीन्स ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। गॉट इट? समझ में आया? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बात कर लो, जब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक जो टाइम लेता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। समझ में आया? क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलिए, टाइम पीरियड समझ में आया। नेक्स्ट आपका वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू, जो मैंने बताया अभी, क्या है, क्या बताया बेटा? Crest and यस, probes. कॉन्जिकेटिव। Starter. टू कॉन्जिकेटिव। कंसेक्यूटिव, Crest or probes is called lambda. रेस्ट और ट्रो, और क्या बोला मैंने? और कुछ बोला था क्या? Equivalent points. यस, एनी टू कंसेक्यूटिव इक्विवेलेंट पॉइंट। पॉइंट्स is defined as a wavelength. Clear all of you? And that lambda से शो करते हैं। एंड इसका यूनिट क्या होता है बेटा? Or meter. डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? Meter. मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, Nanometer. नैनोमीटर, कुछ भी आप देख लो, जो भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये आपका डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वही यूनिट यहाँ पर होगा। टी ए डिस्टेंस। ओके, नाउ 1 angstrom is equal to 10 power minus centimeter or 10 power minus 10 meter. Okay, 1 nanometer is equal to 10 power minus 9 meter. ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी हुआ, वेवलेंथ हुआ, टाइम पीरियड हुआ, फिर आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बेटा? Who will tell me about the wave number? Number of waves in Yes. unit length. Yes, that is defined as a number of wave per unit length. Number of wave per unit length. Okay. तो नंबर ऑफ वेव क्या होते हैं? दैट मीन्स न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। जो आपका लैम्डा होता है उसका 1 अपॉन कर दिया
दैट मीन्स वो आपका नंबर ऑफ वेव्स हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एंड इसका यूनिट 1/, सेंटीमीटर, 1/, मीटर, 1/, एंगस्ट्रॉम, 1/, नैनोमीटर। जो उसका यूनिट होगा सेम यूनिट इसका हो जाएगा 1 में। क्लियर, गॉट इट। इसका नाम Yes, क्या है? sir. न्यू बार, इसको बोलते हैं न्यू बार। ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिस पे आपकी कैलकुलेशन आती है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर कोई चीज मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम भी होगा उसके पास, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। c आपका क्या है बेटा? डिस्टेंस। t आपका क्या है? टाइम। टाइम। ये आपका क्या है? वेलोसिटी। समझ में आया? एंड यू ऑल्सो नो दैट आपके पास एक फॉर्मूला और था। कौन सा फॉर्मूला था? न्यू इज इक्वल टू 1/t। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं 1/t की जगह पे न्यू रखूं, दैट मीन्स c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा। समझ में आया? दैट c इज Yes, sir. द स्पीड ऑफ, इसका स्पीड है वेव। ओके। एंड न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अभी ये देखो, जो आपकी स्पीड ऑफ वेव होती है ये ऑलवेज किसी भी वेव की स्पीड होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड। ये चीज क्लियर है? समझ में आया? ये चीज समझ में आया ना? हाँ sir. ओके। सो लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है अभी, तो वी कैन से दैट अगर मैं बोलूं यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स न्यू इज इक्वल, न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/, लैम्डा आएगा, Yes, sir. बिकॉज c आपका कांस्टेंट है। ओके। तो बेसिकली वी कैन से दैट यहाँ पर अगर आपका न्यू इंक्रीज करेंगे हम, तो लैम्डा आपका क्या होगा? डिक्रीज Decrease. होगा। इन केस न्यू डिक्रीज करेंगे हम लोग, तो लैम्डा आपका क्या होगा? इंक्रीज। Decrease. ये चीज समझ में आया? ऑलवेज रिमेम्बर, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ आपकी कम होगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। क्लियर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? Yes, क्लियर sir. है ना? नाउ नेक्स्ट इसके ऊपर आता है आपका ईएम वेव्स होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसका फिगर आपको सर ने बताया होगा। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। बोथ ई मीन्स इलेक्ट्रो हो गया, मी एम मीन्स मैग्नेटिक हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं एंड इन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आप चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने बनाया होगा इस तरीके से फिगर में, आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिगर।
ये इस तरीके से परपेंडिकुलर चलती है बेटा। ये इन दोनों के बीच में आपका कितना 90 डिग्री का एंगल रहता है बेटा, समझिए। बेसिकली आप इस तरीके से समझो कि ये आपका लाइन है, एक आपका इस तरीके से मूव ऑन करता है, तो दूसरा इस लाइन के आउटवर्ड और इनवर्ड, मींस ये आपका अंदर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ आएगा, मींस ये बाहर की तरफ है और ये आपका अंदर की तरफ है, इस तरीके से जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ? ये आपका Yes, अपवर्ड sir. है, ये आपका डाउनवर्ड है। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका पोर्शन, ये पोर्शन आपका फ्रंट में है, ये पोर्शन आपका बैक में है। समझ में आया? स्क्रीन के फ्रंट में और बैक में, मतलब फ्रंट मतलब एफ मींस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और बैक मींस स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? ये आपका फिगर होता है, इसके बारे में कभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा, जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपका इस जो आपका फॉर्मूला है इसके बारे में होगा, सारी इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? क्लियर है ना? ना मैं आपके सामने कुछ फ्रिक्वेंसी लिख देता हूँ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ। स्पेक्ट्रम क्या है? EM। ओके, दीज आर द वेव्स। सबसे फर्स्ट वेव्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक वेव्स होती हैं। फिर आपका गामा वेव्स होती हैं, या बेसिकली ये समझो कि जो आपके, मैं रेज किसको लिख रहा हूँ और वेव्स किसको लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देखना। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको? Visible spectrum. विजुअल रीजन। ओके, ओके, दैट इज कॉल्ड विजुअल रीजन। ओके, फिर आता है इंफ्रारेड रेज। ओके, एंड फिर आता है वेव्स। ओके, नाउ इन विजुअल रेज आपका यहाँ पर एक पोर्शन होता है, किसी को आइडिया है उसका कलर क्या होता है? Yeah. Violet. वी, फिर आई, वी, जी, वाई, ओ, Y O R. विव की और कलर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो वी होता है दैट इज अल्ट्रा वायलेट साइड, और जो आर होता है दैट इज इंफ्रारेड साइड। इस वी और इस आर से याद किए रहना आप लोग। अल्ट्रा वायलेट मीन्स, अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट आता है, और फिर जब रेड आ जाता है तो इंफ्रारेड आता है आपका। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है ना? नाउ अभी देखो, इसकी डाउन मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर, मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो फ्रिक्वेंसी होती है इंक्रीज होती है, एंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी बेटा तो
सॉरी वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लैम्डा इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ, लैम्डा इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ना। Yes. लैम्डा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और वेवलेंथ आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? ये चीज क्लियर कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है? नाउ मैं आपके सामने एक होमवर्क देता हूँ आप लोगों को। किसी भी वेवलेंथ की आपको वैल्यू, वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी हो, उसकी वैल्यू याद नहीं रखना है एक्सेप्ट दीज वायलेट और रेड। इसकी आपको वेवलेंथ लैम्डा और न्यू दोनों याद कर लेना है, इसकी भी आपको लैम्डा और न्यू दोनों याद कर लेना है। समझ में आया? फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ओके, क्वेश्चन में आपका दिया रहता है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? Yes, sir. अभी इसके बेस्ड पर हमने कल क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किस किस ने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा? कल क्वेश्चन दिए थे ना हम लोगों ने, ये क्वेश्चन थे। जो आपको डेटा की ज़रूरत है मुझसे बोलो, मैं डेटा आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। इसका मुझे करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आंसर बताओ। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, येलो लाइट है, ओके, इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प से इमिट कर रही है, हैज वेवलेंथ, उसने लैम्डा दिया है, एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंड वेव नंबर निकालना है, एनर्जी ऑफ येलो लाइट फोटोन। आप यहाँ तक निकाल सकते हो, एनर्जी में बताता हूँ, आप ये दोनों चीज़ें निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेव नंबर निकालो, एनर्जी में बताता हूँ कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको ये नहीं आइडिया? क्वेश्चन नंबर 6, लैम्डा और न्यू में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है, आपको आइडिया है कि नहीं? C is equal to mu lambda. यस, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आपको निकालना क्या है? न्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी कितना दिया आपका? 3 × 10⁸ ऑलरेडी है आपके सामने। ओके, ये आपका किस में होता है? मीटर पर सेकेंड में। एंड यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है? 580 नैनोमीटर में है, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाइड कर दूँ फॉर कन्वर्टिंग मीटर। क्लियर? ना इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू शुड कम 358, ओके, 5 टाइम्स, ओके, अप्रोक्सीमेट 5.2 टाइम्स जाएगा, एंड 10⁻⁻14 -14 प्लस आ जाएगा, 14 हर्ट्स। ये आपका न्यू आ गया। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज 1/λ, 1 upon lambda. दैट मीन्स 1/580 into 10⁻⁹, that comes around 1.7 into 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ना एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी टेंशन मत लो कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच आपका होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आपका होता है फ्रीक्वेंसी। वी कैन रिप्लेस ऑल्सो, न्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं एच सी बाई लैम्डा से। तो विच एवर वैल्यू यू प्रेफर, या न्यू की वैल्यू प्रेफर करते हो या एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू प्रेफर करते हो, आप यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एच की वैल्यू होती है 6.6
टू इंटू 10⁻−34 या +34? पढ़ा ना आपने, ये नहीं पढ़ा? हेलो एवरीवन, हैव यू रीड इट आउट? ये आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। यस, तो ऐसा बोलो ना, ऐसे सॉफ्ट में क्यों हो कि मुझे लग रहा है जैसे आप नहीं जानते. ओके, दैट मीन्स 6.62 इंटू 10⁻−34 इंटू मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, सो दैट कम्स आउट 5.2 इंटू 10⁻14. इसका आंसर निकाल लोगे? ये आंसर आएगा आपका जूल पर फोटोन. एक फोटोन का एनर्जी है ये आपका. अभी मैं बताऊंगा आपका एक फोटोन की एनर्जी कैसे है, टेंशन नहीं लो. ओके, बस सिर्फ अभी कैलकुलेट कर लो. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन करस्पॉन्डिंग टू लाइट फ्रिक्वेंसी आपकी ये दी है एंड वेवलेंथ ये दी है. एक में फ्रिक्वेंसी दी है, एक में आपका वेवलेंथ दिया है. ए आपको निकालना है. ए पार्ट निकालोगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू करोगे 6.625 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स आएगा आपका यहाँ पर. इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर निकालो इन दोनों का. इतना करो जल्दी फटाफट, इसका आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो, जल्दी बताओ मुझे. मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में. सेकंड है E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा. whenever you find to calculate, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो यहाँ पर 6.625 इंटू 10⁻−34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में आता है ये. एंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगस्ट्रॉम दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻−10 मीटर आ जाएगा. इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा आपका. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच अमाउंट. ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्स. किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाइड करेंगे? किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कितने से मल्टीप्लाइड करेंगे? मिली, सेंटी, डेसी, हर्ट्स, डेका, हेक्टो, किलो. इस किलो को यहाँ पे लाना कितने से मल्टीप्लाइड करेंगे? 1000 से. आता है समझ में कि नहीं? हाँ सर. गुड. दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी आएगी 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स आपकी फ्रिक्वेंसी आई. ओके, एंड ऑलरेडी सी आपको आइडिया है. सी आपको आइडिया कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपको आइडिया है. मीटर पर सेकेंड आपको आइडिया है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट लेमडा. लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 3 into 10 raised to 8 मीटर. 1368 10⁻13. इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर. आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आया? नाउ इसमें क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड वेव नंबर. वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स ये वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए न्यू बार इज इक्वल टू 1/219.3. इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 4.56.6⁻³ मीटर इनवर्स. समझ में आया बेटा? क्लियर है? Yes, sir. गुड.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। अभी आपको मास कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट कैसे करते हो बेटा? मास कैलकुलेट करने के लिए एक आपने डुअल नेचर पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जस्ट सॉल्व करना बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ। ओके, डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है एक, पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा अभी तक? No, sir. नहीं पढ़ा? नहीं सर। डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है, इसका मतलब लाइट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल और कैन एक्ट एज अ रेज। जब पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? पार्टिकल का मास होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ओके, सो ये आप बाद में पढ़ोगे, सर बताएंगे आपको, हो सकता है आज क्लास में टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। दैट मीन्स डुअल नेचर ऑफ लाइट जब होता है, दैट मीन्स वहां पर आप लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। पी क्या है बेटा? मोमेंटम। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये पढ़ा ना आपने फिजिक्स में? यस सर। यही होता है ना? बट यहाँ पर वेलोसिटी हम किसकी बात कर रहे हैं? सी की ना? यस और नो? हाँ सर। ओके, यस। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एम वी ना हो करके आपका एम सी हो जाएगा। क्लियर? ना अभी आपको क्वेश्चन में क्या है निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है मास। यू हैव टू कैलकुलेट द मास, और आपके पास वेवलेंथ दी है। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है? एच आपको आइडिया है, सी आपको आइडिया है, ये आपको आइडिया, आपको निकालना क्या है? मास। तो आप मास इज इक्वल टू कर दो एच अपॉन लैम्डा सी। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 6.625 6.625 into 10 raised to minus 34. माइनस 34। लैम्डा वैल्यू सी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके एम निकाल लोगे आप यहाँ पर आप। क्लियर? एम जब Yes कैलकुलेट sir. करोगे 6.13 या 14 आइस के आसपास आएगा, एंड 10 रेज टू माइनस 33 kg। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट हुज टाइम पीरियड टी है। मैं इसका आपको हिंट देता हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट है आपको। आपके पास क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, लैम्डा निकालना है, सॉरी हाँ लैम्डा निकालना है, एंड लैम्डा वार निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t करके। ओके, यहाँ पर टी की वैल्यू गिवन है, टी रखोगे तो वी न्यू आ जाएगा। हाँ ओके, जैसे न्यू आएगा, यू नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा लैम्डा? जैसे लैम्डा आ जाएगा, यू नो दैट न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो तीनों चीजें आपको कैलकुलेट कर लेना, आपको कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? हाँ सर। गुड, करके आना है। ओके, नेक्स्ट इन दिस सीरीज आपके सामने है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता हूँ क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा घर से करके लाने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। ओके,
photoelectric effect. All of you study the cathode ray anode ray experiment. पढ़ा ना आप लोगों ने अभी? हाँ सर. ओके. कैथोड रे एनोड रे कोई भी आप बताओ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या बताओ क्या होता है? एनीवन? अरे भाई कोई तो बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? किसी को कोई आइडिया नहीं है? देखो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन को इसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिला था. समझो बेसिकली व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है, दैट डिस्कवर्ड बाय, जो आपके हाइट्स एक साइंटिस्ट थे, हाइट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, ध्यान से समझना, क्रोनोलॉजी समझो पहले आप. हाइट साइंटिस्ट थे 1887 में, दैट डिस्कवर्ड दैट when a beam of light of suitable wavelength fall on the clean metal plate, क्लीन मेटल प्लेट लाइक फॉर एग्जांपल जो आपकी एस ब्लॉक की मेटल्स होती हैं लाइक सीजियम हो गया. ओके, तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, बीम मतलब क्या, एक रेज है. ओके, रे ऑफ लाइट, सुइटेबल लाइट, ओके, फॉल ऑन द क्लीन मेटल प्लेट सच एज सीजियम इन वैक्यूम. मेक श्योर दैट वहां पर वैक्यूम होना जरूरी है. ओके, वैक्यूम. Electrons are emitted from the surface of the metal plate. This phenomena involving the emission of electron from the surface of metal by the action of light is known as photoelectric effect. समझ में आया? And the electrons is emitted is called photoelectrons. समझो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर. A beam of light, ये आपकी लाइट की बीम है. A beam of light, this light, एक क्लीन मेटल प्लेट कॉल्ड सीजियम, सीजियम की आपकी मेटल प्लेट है, जब इस पर पड़ती है तो ये जो सीज है ना आपका ट्यूब है, ये आपका वैक्यूम चेम्बर होता है. इस पर जैसे पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है. जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो इसमें एक करंट आने लगता है बेटा, करंट आ जाएगा. समझ में आया ना? करंट आएगा. करंट किस डायरेक्शन में आएगा? करंट जाएगा आपका इस डायरेक्शन में. ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी करंट होती है दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? अरे बेटा आप समझो ना, ऐसे समझो ना कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पर आपका सन लगा हुआ है. ओके, लेफ्ट राइट. यहाँ से आपकी लाइट आई, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के ये जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स? Yes sir. तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? Right to left. राइट टू लेफ्ट. ओके, सो इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं.
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट होती है। हमेशा याद रख लो, कहीं पर भी हो पूरे यूनिवर्स में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट होती है। तो करंट आपके इस डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आया? करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। यहाँ पर लगा रहता है एमीटर, तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर आपकी करंट लगी हुई, करंट बन रही है इसमें। समझ में आया ये चीज? क्लियर है? Yes, sir. गुड। ओके, जब ये चीज आपको क्लियर हो गई, दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इस स्पीड में आपको बता दूं, बिकॉज टाइम नहीं उतना, जो आपके फोटॉन्स जो यहाँ से आपका आता है, जो यहाँ से आपका आता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन होता है आपका, आता है मीन्स एनर्जी लेकर के आता है, एंड फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और यू कैन से एच सी वाई लेमडा, जिसको हम लोग ई से शो करते हैं। ये फोटोन की एनर्जी होती है। समझ में आया? फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। समझ में आया? जैसे मैंने बोला, ये आपकी एक मेटल प्लेट थी, ऐसे समझो। ओके, एक आपकी ये मेटल प्लेट है, दूसरा आपका ये मेटल प्लेट है, तीसरा आपका ये मेटल प्लेट है। सर इसको अभी मैं सोचूं, ये आपकी मेटल प्लेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है बॉटम ऑफ द प्लेट। ओके, यहाँ से रेज आती हैं, इस इलेक्ट्रॉन के पास गई, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ एनर्जी खर्च होती है, जिसको मैं बोलता हूँ E1, एंड फिर यहाँ से यहाँ बाहर जाने के लिए एनर्जी खर्च होती है, जिसको हम बोलते हैं E2। समझ में आया? और ये आपका E आता है। क्लियर? गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? तो दैट हाँ ई सर। आपकी आती है, दैट मीन्स ये E1 और E2 के इक्वली होती है कि नहीं होगी? हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गुड, ये होना चाहिए। ओके, नाउ ये जो एनर्जी है, ये तो आपकी फोटोन की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना? नाउ यहाँ से यहाँ तक जो आपकी E1 है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स इस इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरनली, इस इलेक्ट्रॉन ने इंटरनली, इंटरनली मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कुछ वर्क किया होगा ना, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। एंड द E2 फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज कॉल्ड E2। E2 क्या है? एनर्जी ऑफ या काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? इसको वर्क करने के लिए मीन्स वेलोसिटी गेन करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो बेसिकली मैं बोलूं, द फोटोन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल। डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होगा कि ना? होगा कि नहीं होगा? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? नाउ अगर मैं बोलूं यहाँ पर
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा? चलो हम लोग इसको वेलोसिटी इसके टर्म्स में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं, लैम्डा के टर्म्स में लिखते हैं. ओके, वी राइट डाउन. चलो फोटोन एनर्जी को मैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंस लिख सकता हूँ, बिकॉज वो इंसिडेंट हो रही है ना बेटा, आ रही है. हाँ सर. ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी को तो मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, चलेगा. एंड इसको मैं लिखूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ टीएच, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये थ्रेशोल्ड एनर्जी डिपेंड करती है बेटा मेटल पर. जो जिस टाइप की मेटल होगी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके लिए फिक्स होती है. किसके लिए फिक्स होती है? फिक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल. समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए फिक्स होती है. नाउ अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑफ इंसिडेंस माइनस एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर. गुड. एनर्जी ऑफ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गया. अगर मैं बोलूं इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, इसको मैं लिखता हूँ एच सी वाई या एच न्यू आई लिखता हूँ, माइनस एच न्यू नॉट. न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड एच सी is equal to kinetic energy. Also you can write down HCy lambda I minus HCy lambda naught is equal to kinetic energy. सोचो इन दिस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. ये क्यों होती है मैं बताता हूँ आपको. देखो ये आपका आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं इसको, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस इक्वेशन के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना. ओके, मैं क्या बता रहा था यहाँ पर. चलो ETS is called the threshold energy. और न्यू आपको आइडिया लग गया, लैम्डा नॉट इज इक्वल इस इक्वेशन पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो आपको याद रखना है ना. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फॉर इंस्टेंस अभी के लिए. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ लाइट आपकी गिवन है 12 इंटू 10 पावर माइनस, सॉरी 10 पावर 14 सेकेंड इनवर्स. ये आपकी फ्रीक्वेंसी है. व्हाट इज द वेव नंबर एसोसिएटेड विद इट? वेव नंबर निकाल पाओगे? निकाल पाओगे ना वेव नंबर? यस और नो? वेव नंबर कैसे Yes निकालोगे? sir. कैसे निकालोगे? पहले C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा यूज करने का, फिर 1 अपॉन लैम्डा. यस, गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट
the number of photons of light having wave number 2.5 10 power 6 meter inverse necessary to provide 1 joule of energy. ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना होमवर्क है, कल बताऊंगा मैं इसको। ओके, समझ में आया? ओके सर। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ जिसको आपको कल सॉल्व करके लाना। ओके, क्वेश्चन कल नहीं बेटा, इसको आज ही सॉल्व करके आपको देना है क्वेश्चंस को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये किस टाइप के क्वेश्चंस आपका जेई में आता है। यूवी लाइट ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस। यूवी लाइट ऑफ 6.2 electron volt falls on aluminum surface having work function 4.2 electron volt. Calculate the kinetic energy of fastest electron in joule। इस टाइप का क्वेश्चंस बेटा आपके जेई में तो नहीं, जेई में तो थोड़ा सा टफ कर देते हैं, सीईटी लेवल में बहुत आता है आपका। डेफिनेटली 100% बोल रहा हूँ मैं, सीईटी में आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, गारंटी के साथ। और जो आपका नीट का प्रिपरेशन करते हैं, नीट में भी आएगा। जेई के लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज इसका लेवल बहुत इजी है। तो ये आपको आइडिया है। एक इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। आइडिया है ना? हाँ एनर्जी ऑफ सर। थ्रेशोल्ड को मैं वर्क फंक्शन लिख सकता हूँ W। एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड कितनी है बेटा? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट इस यहाँ तक? You know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 जूल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 2 into 1.6 into 10 power minus 19 जूल, दैट मीन्स 3.2 into 10 power minus 19 जूल। समझ में आया? थिंग्स यस क्लियर? सर। गुड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेटा, याद रखना। ओके, ओके सर। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करके लाना है।
दिख रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन में दिख रहा है ऑल ऑफ यू? ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके लाना, ओके। एंड आई एम वेटिंग फॉर 10 PM तक आपका आंसर देना। मे बी कल से मैं क्लास ना लूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक ही आपका हुआ ना रिवीजन, इसके आगे तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं हुआ सर। ओके, सो इसके बाद रिवीजन क्लास अब नहीं लगेगी, आपका यहीं तक हुआ है। तो यहाँ तक जो भी डाउट है आप मेरे से पर्सनली बाय टुडे इवनिंग, आज रात तक जिसको जो डाउट है पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको डाउट नहीं है वो भी मुझे कॉल कर सकता है, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, वो पूछ सकता है। या जिसको पर्टिकुलर डाउट है ग्रुप में, तो वो ग्रुप में भी आके ज्वाइन कर सकता है। मेरे को बोलो, मैसेज करो, हम लोग रात में डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर 8 PM। क्लियर? चलेगा ना? ओके सर। ओके, सो Okay, sir. एवरीवन, इन केस अगर कुछ डाउट है किसी को तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ओके? सो बाय एवरीवन। एनी डाउट बेटा, एनीवन? नो सर। ओके, सो No, बाय sir. बाय, यू कैन लीव नाउ। बाय सर, थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir.